नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो अपना पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इसके हम लोग मॉडल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा आपका एग्जाम में आपको पेपर दिखेगा, हो सकता है आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मिल जाएं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि 95% आपका ये पेपर NIEP-VD ये बना करके देंगे। ठीक है भैया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो इनके हिसाब से 9 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके MCQS के होते हैं, तो जिनको हमने यहाँ पर रखा भी है। पाठ्यक्रम के अनुसार एकीकरण और समावेशन में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, एकीकरण और समावेशन में मुख्य अंतर क्या है? एकीकरण में बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना पड़ता है, जबकि समावेशन में जो है व्यवस्था बच्चे के अनुसार बदली जाती है। यानी कि जो भी समावेशन होता है, इंक्लूजन होता है, तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि भाई बच्चे की आवश्यकता के अनुसार चीजों को बदला जाता है, लेकिन एकीकरण में बच्चे को उसके अनुसार बदलना पड़ता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, पाठ्यक्रम अनुकूलन में संशोधन का क्या अर्थ है? देखो भैया, मॉडिफिकेशन हुआ, आपका एडेप्टेशन हुआ और एकोमोडेशन हुआ। ये चीजें बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, तो इनको थोड़ा एक बार पढ़ लेना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया। पाठ्यक्रम अनुकूलन में संशोधन का क्या अर्थ है? सीखने के स्तर और परीक्षा के लक्ष्यों में बदलाव। भाई सीधी सी बात है, मॉडिफिकेशन क्या होगा? यही होगा, आपके सीखने के स्तर और परीक्षा के लक्ष्यों में बदलाव किया जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है बिना भेदभाव के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष शिक्षा में निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र आधारित है। जो अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र है वो आपका सालामांका वक्तव्य है 1994। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को किस क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया? बताइए भैया, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बढ़ावा दिया गया किसके अंतर्गत? सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के अंतर्गत। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिजाइन यानी कि UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, कौन सा एक मुख्य स्तंभ नहीं है? ठीक है, 6 नंबर, जुड़ाव के बहुविध साधन, प्रतिनिधित्व के बहुविधि साधन, अभिव्यक्ति के बहुविधि साधन, या छात्रों के अलगाव के बहुविधि साधन। जो मैंने आपको पढ़ाया था, एंगेजमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है और एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, आपका ये नहीं होता है। ठीक है भैया, तो ये जो है मुख्य स्तंभों में से नहीं आएगा, मुख्य प्रिंसिपल्स में से नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, फंडामेंटल लिटरेसी और इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राथमिक ध्यान किस आयु वर्ष के बच्चों के लिए होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका 3 से 9 वर्ष के जो बुनियादी साक्षरता वाले बच्चे होते हैं, उनके संख्यानात्मक ज्ञान की बात होती है। ठीक है, समावेशी कक्षा में पीयर ट्यूटरिंग का क्या अर्थ है? पीयर ट्यूटरिंग की बात करता है समावेशी कक्षा में। आप सभी को पता है कि भैया कक्षा के एक ही छात्र के द्वारा दूसरे छात्र को पढ़ाया जाए, एक छात्र के द्वारा दूसरे छात्र को पढ़ाया जाए, सहायता की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? बताइए भैया जल्दी से। ये क्या है भैया? व्यवस्था को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
आपके 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता का अर्थ, अगर छात्रों की बात करें, छात्रों की क्षमता, रुचि, सीखने की शैली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी चीजें क्या होती हैं? विविध होती हैं। समावेशी शिक्षा में विविधता को समस्या नहीं बल्कि कक्षा की समृद्धि के लिए के रूप में देखा जाता है, जिसे ध्यान रख करके शिक्षण को अनुकूलित बनाया जाता है, शिक्षण को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है। एकीकरण और समावेशन के बीच में मुख्य अंतर की बात कर रहा है। एक अंतर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में। कहेंगे भैया इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल किया जाता है, लेकिन बच्चे को मुख्य धारा के अनुरूप ढलना पड़ता है। बच्चे को बदलाव करने के लिए तैयार किया जाता है, और यदि वह अनुकूलन नहीं कर पा रहा होता है तो उसे व्यवस्था जो होती है अलग व्यवस्था में भेज दिया जाता है। लेकिन समावेशी शिक्षा में बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, भौतिक वातावरण सभी को विविध आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है, बदला जाता है। बच्चे को बदलने के बजाय आप सिस्टम को उसके अनुरूप बना दो, ताकि सभी बच्चों को एक साथ रूप से, समान रूप से जो है सिखाया जा सके। ठीक है। समावेशी कक्षा के 2 जो नीतिगत प्रावधान अगर हम लोग बात करते हैं तो RPWD एक्ट, जिसमें सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाएगा, उनके लिए समायोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और भैया NEP 2020, इसमें भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। सभी बच्चों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए। CWSN बच्चों के लिए, जो हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड बच्चे हैं, इसके लिए समान अवसर, बाधा मुक्त वातावरण, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इसका प्रावधान किया गया। समावेशन में कोई 2 सामाजिक बाधाओं की सूची बनाइए। सामाजिक बाधाएं कौन कौन सी हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। समावेशन में लोग क्या कहते हैं कि भाई पूर्वाग्रह होता है, अगर कोई कलंक होता है, कहते हैं ना कि भाई जो है लोग पूर्वाग्रह में जी रहे हैं, अभी तक दिव्यांगता को जो है वो लोग मानते हैं कि किसी श्राप वगैरह है, ऐसी चीजें मानते हैं। ठीक है। या सांस्कृतिक और सामुदायिक अस्वीकृति होती है। बच्चा मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, लेकिन भैया उसे शामिल नहीं होने दिया जाता, उसकी व्यवस्था नहीं वहां पर की जाती। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन की बात होती है, विभेदक अनुदेशन की बात होती है। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं, रुचियों, तैयारियों और सीखने की शैलियों के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सामग्री और मूल्यांकन को समायोजित करता है। इसका उद्देश्य समावेशी कक्षा में सभी छात्रों को अधिकतम सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है भैया। आप यहाँ पर बात करेंगे समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा के बीच में अंतर। भाई समावेशी शिक्षा क्या है? सभी के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य हो, सभी के लिए एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए, एक ऐसी कक्षा व्यवस्था बनाई जाए जहां पर बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को ढाल सके। सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ जो है पढ़ते हैं, वहां पर भेदभाव रहित शिक्षा पर बल दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है और अनुकूलन किया जाता है। उद्देश्य सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। स्पेशल विद्यालय क्या होगा? स्पेशल स्कूल क्या होगा? तो जहां पर विशेष बच्चे जाएंगे, विशेष तौर तरीकों से उनको पढ़ाया जाएगा, विशेष पाठ्यक्रम होगा, विशेष शिक्षक उसको पढ़ाएंगे, विशेष विधियां लगेंगी, तो वहां पर विशेष विद्यालय होगा, जहां पर विशेष बच्चे के लिए विशेष व्यवस्था, जहां पर विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षण दिया जाएगा, जहां पर विशेष सामग्री और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जहां पर प्रत्येक बच्चे की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा? बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की। सार्वभौमिक डिजाइन यूडीएल की बात करता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यूडीएल क्या होता है? आप सभी को पता है, सीखने का एक ऐसा ढांचा, सीखने का एक ऐसा डिजाइन तैयार करना जो फ्लेक्सिबल हो, सभी के लिए हो। ठीक है। सभी के लिए का मतलब कि फ्लेक्सिबल हो, यानी कि सामान्य और विशेष सभी बच्चे अपनी गति के अनुसार, तरीकों के अनुसार सीख सकें। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न साधन होने चाहिए। जानकारी को केवल किताबों से नहीं बल्कि ऑडियो, वीडियो, चित्रों, छूकर, ठीक है, ऐसी सामग्रियों से जो है बेहतर बनाना चाहिए। अभिव्यक्ति के भी विभिन्न साधन होने चाहिए। छात्रों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए, अपनी परीक्षा को दिखाने के लिए मौखिक, लिखित, प्रोजेक्ट, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए विकल्प होने चाहिए। जुड़ाव के विविध साधन होने चाहिए। छात्रों की रुचि, प्रेरणा को बनाए रखना
और खेल खेल में शिक्षण और व्यवहारिक गतिविधियों को जोड़ना। ठीक है, बात करते हैं अधिगम विविधता क्या है, लर्नर डाइवर्सिटी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बच्चा अपनी सीखने की गति के अनुसार सीखता है, अपनी शैली के अनुसार सीखता है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल, जैसे चाहेगा वैसे सीखेगा। बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि का होता है, मानसिक क्षमता उसकी अलग होती है, रुचियां उसकी अलग होती हैं, तो संज्ञानात्मक विविधता आपको देखने को मिलती है। बच्चे की बुद्धि, सोचने की क्षमता, मानसिक गति में अंतर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, इसमें अलग अलग पृष्ठभूमि, धर्म, समाज के लोग आते हैं। शारीरिक विविधता आपको देखने को मिलती है, छात्रों की शारीरिक क्षमता के अंतर, जैसे देखना, सुनना, चलना, ठीक है, ऐसी चीजें आती हैं। उसके बाद में शिक्षण की जो अधिगम शैलियां होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल। ठीक है, समावेश के मुख्य सिद्धांत क्या होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, यानी कि बिना भेदभाव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। स्वीकृति और समानता का सिद्धांत, भाई हर विद्यालय हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार स्वीकृति दे और सभी गतिविधियों में बच्चे को शामिल किया जाए। व्यक्तिगत भिन्नता और सम्मान, यह सिद्धांत मानता है कि हर बच्चा अलग है, उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। बाधा रहित वातावरण, यानी कि स्कूल का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जहां पर रैंप, विशेष शौचालय, सहायक शिक्षण सामग्रियां, जिससे कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। ठीक है, आपके अनुसार हमारे स्कूल में समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? भाई समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? सभी की समानता को बेहतर किया जाए, सभी के लिए, हर वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हर जगह पर भेदभाव को खत्म किया जाए, सामाजिक गुणों का विकास किया जाए। सामान्य और विशेष बच्चे जो हैं उनके लिए खेलना, पढ़ना, लिखना, सहयोग, सहानुभूति, भाईचारा, इन सभी चीजों का उपयोग किया जाए और आत्मविश्वास में वृद्धि की जाए। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, अवसर प्राप्त करेंगे, उनकी जो है हीन भावना को दूर किया जा सकेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सस्ती और सुलभ शिक्षा, हर बच्चे के लिए अलग से शिक्षा, ठीक है, नियमित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो उसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। समावेशी शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम अनुकूलन की बात होगी, करिकुलम एडेप्टेशन की बात होगी। तो कहेंगे भाई एडेप्टेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन। भाई बच्चे की क्षमता के अनुसार करेंगे, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार करेंगे, उसकी शिक्षण विधियां, सामग्री, मूल्यांकन में हम लोग बदलाव करेंगे। सामग्री का अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट, छोटे छोटे चीजों में हम तोड़ेंगे चीजों को। ठीक है, उसके बाद में बच्चे को ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से हम लोग कराएंगे। समय पर उसका अनुकूलन करेंगे, ऐसा नहीं कि भैया समय निकल गया फिर हम अनुकूलन करें, बच्चे को हम समय का भी अनुकूलन करेंगे। ठीक है, कि बच्चा सीख जाए, असाइनमेंट को पूरा कर ले, परीक्षा के लिए हम अतिरिक्त समय दे दें, ऐसा भी अनुकूलन हम लोग कर सकते हैं। मूल्यांकन और परीक्षा में भी अनुकूलन कर सकते हैं। भाई बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो बोल करके, बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो लिख करके, बच्चा नहीं बहुत ज्यादा लिख सकता है तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को करके। ठीक है, तो ऐसी चीजों को करके हम लोग कर सकते हैं। समय के अनुकूलन में बात करते हैं तो भैया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पाठ सिखाने के लिए, असाइनमेंट पूरा करने के लिए, परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मूल्यांकन की अगर हम लोग बात करते हैं, मूल्यांकन और परीक्षा में अगर हम बात करें तो भैया इवेल्युएशन, इसकी सबकी बात होगी। कक्षा वातावरण की बात कर लेते हैं तो भौतिक वातावरण को अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है, पर्याप्त रूप से बैठने की व्यवस्था, व्हील चेयर, रैंप की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सहायता का स्तर, यानी कि जो आप कह सकते हो कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कठिनाई हो रही है तो भैया ज्यादा से ज्यादा उसको सहायता दो। स्पेशल एजुकेटर, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब मिल करके काम करें। ठीक है, और बच्चे के लिए अतिरिक्त मदद की व्यवस्था करें। पाठ्यक्रम के आकार, अगर कोई दिक्कत है भाई, मानसिक रूप से कोई कमजोरी है बच्चे की में, जो है उसके अनुसार चीजों को बनाओ, उसकी बेसिक चीजों को, उसकी बेसिक नीड को जो है कंप्लीट करो। ठीक है, जिससे कि उसकी पढ़ाई पर अत्यधिक बोझ ना पड़े। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और अधिनियमों के बारे में चर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा आप सभी को पता है, बार बार अब इसी की बात ही हो रही है
ठीक है। समावेशी शिक्षा वह शैक्षिक प्रणाली जिसके अंतर्गत सामान्य विशेष सभी प्रकार के बच्चे एक साथ में रह करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है। इसके लिए नीतियां क्या होंगी? RTA एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कानूनी शिक्षा को प्रदान कराना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ऐसा ऐतिहासिक अधिनियम बनाना जो 7 श्रेणी से बढ़ा करके आपके 21 श्रेणी कर दी गई। आप लोगों ने जब पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को पढ़ा होगा। RPWD बनाया गया तो भैया ज्यादा इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आपकी कर दी गई। दिव्यांगों को पढ़ाई में उच्च शिक्षा में 5% के आरक्षण की बात की गई। बच्चों के लिए विद्यालय में बाधा रहित वातावरण, लिफ्ट, ऐसी चीजों की अनिवार्यता बनाई गई। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? सभी बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, समावेशन को बढ़ावा देती है, नीति के लिए आवश्यकता के अनुसार जो है चीजों को बढ़ाती है। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान जो प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की बच्चे हैं, निरंतर इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए, इनके अनुकूलित संसाधन सामग्रियों को प्रदान करने के लिए, और भैया सबसे जरूरी आपका RCI भारतीय पुनर्वास परिषद, सभी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर भैया मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं पाठचर्या अनुकूलन। पाठचर्या अनुकूलन यानी कि समायोजन, संशोधन, इसकी बात होती है, और एडेप्टेशन की बात होती है। इसके बीच में अंतर क्या होगा? पाठ्यक्रम अनुकूलन में 3 चीजें, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, इन तीनों चीजों की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तीनों चीजें, क्योंकि सबका ही काम यह है कि बच्चे को मुख्यधारा में लाया जाए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन के अंतर्गत ही आपका एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन आता है। ठीक है। एडेप्टेशन एक व्यापक शब्द जिसमें बच्चे की जरूरत के अनुसार शिक्षण विधियां, सामग्री, पर्यावरण, मूल्यांकन के तरीके में बदलाव किया जाता है। इसके अंतर्गत समायोजन, इसमें यह बदला जाता है कि बच्चा कैसे सीखता है या परीक्षा कैसे देता है, लेकिन पाठ्यक्रम का स्तर या सीखने का मानक नहीं बदलेगा। ठीक है। पाठ्यक्रम नहीं बदला जाएगा, मानक नहीं बदला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। छात्र को वही पढ़ना होगा जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। मॉडिफिकेशन में क्या कहेंगे? संशोधन में क्या कहेंगे? इसमें यह बदलाव होगा कि बच्चा क्या सीख रहा है। बच्चे की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है, तो बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम में अगर कठिनाई है तो बच्चे के अनुसार स्तर को कम करना, पाठ्यक्रम को छोटा बनाना। ठीक है। ये चीजें होती हैं। समायोजन की बात करेंगे, सीखने का तरीका बदलना। ठीक है। सिखाया वही जाएगा जो सब बच्चे सीखेंगे, लेकिन सीखने का तरीका बदल देना। ठीक है। समायोजन का मतलब है बच्चा क्या कैसे सीखता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बल्कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीखता है उसमें कोई बदलाव नहीं, कैसे सीख रहा है उसकी चीजों में हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। उसकी डिफिकल्टी में हम बदलाव कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? छात्र की क्षमता के कारण पढ़ाई के रास्ते में आने वाली बाधा को दूर करना। पाठ्यक्रम में कोई कटौती होती है, इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं, भाई कोई कटौती नहीं की जाएगी। बच्चे के लिए जो है सब पढ़ना होगा बच्चे को, और बच्चे को जो है परीक्षा भी देनी होगी, लेकिन उसके लिए हम लोग समय ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है। बच्चे के लिए अतिरिक्त समय, टाइम ज्यादा दे देना। बच्चे के लिए कोई स्क्राइबर राइटर दे देना। ठीक है। बच्चे के लिए जो है कक्षा में आगे की सीट पर बैठना या सांकेतिक भाषा का उपयोग करवा देना। तो ये चीजें जो हैं आपके किसके अंतर्गत आएंगी? एकोमोडेशन के अंतर्गत आएंगी। मॉडिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सीखने की सामग्री में बदलाव। बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी हम सामग्री में बदलाव कर दें, यानी कि बच्चे को हम एक लेसन ना पढ़ा करके 2 लाइन पढ़वा दें। हम सभी बच्चों को कहें भाई आप सब जो है 10 चीजें याद करके आना, लेकिन हम बच्चे से कह दें कि भाई कठिनाई का स्तर ज्यादा है तो आप जो है 1 याद करके आना, यानी कि बच्चे की मानसिक क्षमता के अनुसार पढ़ाई के बोझ को कम करना ताकि वह बुनियादी बातें सीख सके। पाठ्यक्रम को छोटा, आसान या पूरी तरह से बदल दिया जाना। ठीक है। इसका मूल्यांकन इस बच्चे के लिए परीक्षा के नियम और पास होने के पैमाने अलग अलग आसानी से करना।
ठीक है। उदाहरण क्या है, कक्षा परीक्षा में यदि पूरी तरह से बच्चा नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उससे सीधे सीधे 5 क्वेश्चनों को करा लिया जाए, सरल क्वेश्चंस को करा लिया जाए, एमसीक्यू दे दिया जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे से करा लिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे भैया समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। अगर हम 2 लाइनों में बात कर लें, इसमें छात्र को वही सब पढ़ना होता है, परीक्षा देनी होती है जो बाकी छात्र करते हैं, लेकिन साधन और तरीका जो है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर मॉडिफिकेशन की बात करें, इसमें छात्र के लिए पढ़ाई और परीक्षा की सामग्री को ही आसान बना दिया जाता है, छोटा बना दिया जाता है। इससे क्या होगा, बच्चा सीख जाएगा और भैया अच्छा काम करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, सुगम बनाने और बाधित करने वाले प्रमुख कारक क्या होंगे। भाई समावेशी शिक्षा को सुगम बनाना है, सरल बनाना है और बाधा देनी है, क्या क्या कारण होंगे। सरल बनाओगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड, शिक्षक प्रधानाचार्य सामान्य बच्चों और अभिभावकों को जो है सहानुभूति और सहयोग दोगे। फ्लेक्सिबल लचीला पाठ्यक्रम दोगे, ऐसा पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पढ़ाया जा रहा हो, चीजें ढाली जा रही हो। बाधा रहित बुनियादी ढांचा मजबूत करना, रैंप, चौड़े दरवाजे, शौचालय, सांकेतिक बोर्ड, ठीक है। प्रशिक्षित शिक्षक, ट्रेंड शिक्षक होंगे जो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बच्चे को शिक्षण सहायक सामग्रियों के अनुसार पढ़ाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। सहायक तकनीकियां, असिस्टिव डिवाइसेस जो होती है, टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, सॉफ्टवेयर, हेयरिंग एड्स, ब्रेल लिपि, ब्रेल सामग्री, व्हील चेयर, इसकी उपलब्धता करवाएंगे, ठीक है। बाधित करने वाले, अभी तो ना करने वाला, बाधित करने वाले पढ़ लेते तो नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है। भौतिक बाधाएं, रैंप, इनकी सबकी व्यवस्था ना करवाना। अप्रशिक्षित स्टाफ को रखना, अगर अप्रशिक्षित स्टाफ है तो काम नहीं चलेगा भैया। संसाधनों और धन की कमी है तब भी नहीं काम चलेगा भाई, थेरेपिस्ट नहीं मिल पाएंगे, विशेष उपकरण नहीं मिल पाएंगे, पर्याप्त तो बजट नहीं मिल पाएगा। कठोर मूल्यांकन करना, सभी बच्चों के लिए एक जैसी कठिन लिखित परीक्षा प्रणाली होना, इसमें लचीलेपन का अभाव हो, ऐसी चीजें करोगे तो भाई समावेशी शिक्षा नहीं है। भारत में विशेष समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका, ठीक है। आप सभी को पता है एक आरसीआई की स्थापना 1986 में एक सोसाइटी के रूप में की गई। 1992 में संसद के द्वारा अधिनियम में इसको वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में 1993 में इसको लागू किया गया। इसका काम ही था कि भाई पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना, जो भी आरसीआई के पाठ्यक्रम है, स्पेशल एजुकेशन, पुनर्वास, दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज, इनको सबको चलाना। पेशेवरों का पंजीकरण, जो भी सीआरआर रजिस्टर है, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका सबका रजिस्ट्रेशन करना, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर करना। आप लोग भी कराएंगे जब आप लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और उनसे मान्यता लेना, भाई पूरे जो है देश भर में, क्योंकि आरसीआई ही सबसे मुख्य संस्था है और यही जो है संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है, कॉलेज को, विश्वविद्यालय को, सबको मान्यता प्रदान करती है। सतत पुनर्वास शिक्षा, कॉन्टिन्यूअस रिहेबिलिटेशन एजुकेशन देना। कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो होगा विशेष शिक्षकों और पेशेवरों के ज्ञान को अधिकतर बनाए रखने के लिए, ठीक है। समय समय पर सीआरई कार्यक्रम, कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन करना, ठीक है। अनुसंधान और इसका विकास करना, भाई नई नई रिसर्चेस करना, जिससे कि नई तकनीकी सहायक उपकरण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो भैया इतना सब कुछ था जो कि आपको कराया गया आपके मॉडल पेपर में, ठीक है। बाकी जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको एक बार देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का प्लेलिस्ट का आपका बना हुआ है सब्जेक्ट का, वहां पर भी आप बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।